हेलो एवरीवन, मैं कुंदन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है आपने उसको समझा है, सीखा है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर एक्सरसाइज 5.1 के सभी न्यूमेरिकल्स को हम ही लोग को करना है तो थोड़ा सा हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में फिर से सीख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कि आखिर ये क्या था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। भाई नंबरों की एक ऐसी लिस्ट बने, सूची बने, जिसमें प्रत्येक अगला टर्म पिछले टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करने से बनता है, सिवाय पहले के। पहले वाले टर्म में ये काम नहीं करता है। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ कि ये नंबर 10 है तो अगला वाला 12 दो जोड़ने से बना, तो अगली बार भी दो ही जोड़ने से बने। अगर ऐसी इस तरह की कहीं से भी कोई सीक्वेंस चल रहा है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या है और किस टाइप के सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे 2 है और फिर 2 + 2√2 हो गया, फिर 2 + 2√2 हो गया, फिर 2 + 3√2 हो गया, तो आप बताओ क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो बिल्कुल है। क्यों? देखो अगला जो भी टर्म बन रहा है उसमें √2 ऐड करने से बन रहा है। यानी कि हर बार जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो एक फिक्स नंबर का होना चाहिए। अगर फिक्स नंबर है तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं ये कहता हूँ बेटा कि एक 7 है, फिर 6.5 है, फिर 6 है, फिर 5.5 है, देखो इसमें हर बार 0.5 का डिक्रीजन हो रहा है, मतलब -0.5 का एडिशन हर बार हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उन सभी नंबरों का लिस्ट हो सकता है या उस सभी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं जिसमें हम लोग जो भी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करेंगे, जो भी नया टर्म अगला टर्म ऑब्टेन करेंगे, पिछले वाले में एक कोई फिक्स रियल नंबर को ऐड करके ही बनाएंगे। रियल नंबर ही ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रियल नंबर का मतलब वो आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है ना, कोई भी नंबर हम लोग ऐड करके बनाएंगे, लेकिन वो नंबर ही पूरे सीक्वेंस में यानी पूरे सीरीज में चलना चाहिए। और वो जो फिक्स नंबर है उसी का नाम हम लोगों ने क्या दिया था? कॉमन डिफरेंस। वो जो फिक्स नंबर ऐड करके हम लोग बना रहे हैं उसी को हमने नाम क्या दिया था? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, जिसमें सभी का एडिशन सेम हो। तो अब आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगर इसको और अच्छे से देखना है, इसको एक्सप्लेन देखना है इसका, तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, है ना। आप अच्छे से समझिए, सीखिए बेटा। अगर आप समंदर पार करना सीख जाते हो तो नदियाँ तो लाग जाओगे। हम लोग समंदर पार कराना ही सिखा रहा हूँ, मैं आपको समंदर पार कराना ही सिखा रहा हूँ। अगर आप एक बार ध्यान से समझिए तो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर तक मैं डुबो के रखूँगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। In which of the following situation does the list of the numbers involve make an arithmetic progression? ये कह रहा है कि जो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और जो कहानी दी गई है उसमें बताइए कि जो उनकी नंबरों की सूची बनेगी, लिस्ट बनेगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। जिसमें फर्स्ट दिख रहा है a taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी वाला है, समझिएगा मेरी बात। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसमें बोला गया है कि फर्स्ट जो उसका फेयर है, फर्स्ट जो फेयर है वो 15 रुपीज़ है। फर्स्ट जो है वो कितना है? 15 रुपीज़ है। लिखा हुआ है कि अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर 15 when the fare is 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर पे, फर्स्ट किलोमीटर पे जो किराया है वो 15 रुपया है, और इसके बाद हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये का एडिशन हो रहा है। आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ ऐड फॉर नेक्स्ट ईच किलोमीटर। मेरी बात समझिएगा। यानी कि अगर कोई बंदा पहले किलोमीटर गया तो 15 रुपया दिया, और उसके बाद जैसे ही अगले किलोमीटर जाएगा यानी कि 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 रुपये देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे? और उसके बाद जैसे 1 किलोमीटर और अगर जाता है तो 15 तो पहले किलोमीटर के हो गया, अगले 1 किलोमीटर के लिए 8, फिर से 1 किलोमीटर जाएगा तो 8, कुछ इस तरह से उसको पे करना पड़ रहा है। तो हम लोग को ये समझना है कि भाई ये एपी है या नहीं है। चलिए ऐड करके देखते हैं। 15, 23,
23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39, इस तरह से कुछ ये बनता चला जाएगा। यानी कि पहले किलोमीटर पे अगर आप जाते हैं तो 15 रुपये देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर तय करते हैं तो 15 प्लस 8 देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 तो देना है पहले पे, और फिर 2 किलोमीटर और चलें तो 8 रुपये और ऐड करना पड़ेगा। फॉर चेकिंग एपी हमने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में भी कि अगर एपी चेक करना है आपको तो इसमें देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, और अगर ये अंत नहीं होगा तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, और अगर अंत हो जाता है तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सीरीज है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो आप क्या करिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को देख लीजिए क्या ये इक्वल है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, बस ये चेक करना है। अगर ये इक्वल है तो एपी में है, नहीं है तो नहीं है। सेकेंड टर्म आपका 23, फर्स्ट टर्म आपका 15, इक्वल होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड फोर्थ 31 और सेकेंड 23। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 8 आ रहा है और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, सो ये एपी में है। कोई दिक्कत समझ पा रहे हैं? कहने का ये मतलब ये ईजी सा है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे तो बताना है ना दोस्त, मुझे तो बताना है। आप तो देख के ही बता सकते थे कि ये क्वेश्चन में ये वाला जो टर्म है वो एपी में है या फिर नहीं है। इतना अच्छे से बताने के बावजूद भी अगर आपको इतना ज़्यादा समय लगे तो फिर आपका पढ़ना बेकार है और मेरा पढ़ाना भी बेकार है। समझिएगा बात को। आप सेकेंड क्वेश्चन देख लो, उसको मैं एक ईजी वे में और बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन को बहुत ईजी वे है, अगर आप उसको किताबी भाषा में बनाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना। मैं उसको इजी वे में बता रहा हूँ, समझिएगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है क्वेश्चन कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। ये बात क्या बोल रहा है इसको समझिए। ये कह रहा है कि the amount of air present, जो भी सिलेंडर में हवा है, जो भी सिलेंडर में हवा है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, कोई एक वैक्यूम पंप है जो इसको निकाल रहा है, वो वाली पंप है, रिमूव कर रहा है कितना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जो भी उसमें है उसका 1/4 हर बार निकाल रहा है। एक ऐसा पंप है जिससे हम लगा रहे हैं उसमें, तो उसमें जितना भी है उसका 1/4 हिस्सा निकाल दे रहा है। तो पहले आप 1/4 हिस्सा को समझिए। आप बताओ बेटा, अगर 16 लीटर उसमें हो, 16 लीटर हो तो इसका 1/4 कितना होगा, 16/4, 4 लीटर निकालेगा। अगर 16 लीटर होता तो कितना लीटर निकाल देता, 4 लीटर। और जैसे ही 4 लीटर इसमें से निकल जाएगा कितना बचेगा बेटा, 12 लीटर। सीधी सी बात है। अगर फिर से वैक्यूम पंप लगा देंगे तो वो 1/4 हिस्सा फिर से निकाल देगा, यानी कि अब 3 लीटर निकाल देगा। समझ पा रहे हैं? और जैसे ही 3 लीटर निकलेगा अब कितना बच जाएगा, 9 लीटर बच जाएगा। ये इस तरह से कुछ प्रोसेस चल रहा है। 1/4 का ये मतलब है कि जब भी ये वैक्यूम पाइप उसमें लगाया जा रहा है उसमें जितना भी है उसका 1/4 हिस्सा निकाल दे रहा है। क्वेश्चन यहीं पे। अब सोचो कि जो भी इसमें हिस्सा होगा, सिलेंडर में जो कुछ भी होगा उसका 1/4 हिस्सा अगर निकालेंगे तो जो भी बचेगा उसका फिर 1/4 हिस्सा निकालेंगे, तो क्या हर बार 1/4 हिस्सा जो होगा वो इक्वल होगा? क्या हर बार 1/4 हिस्सा इक्वल होगा? भाई 1/4 हिस्सा इक्वल हर बार इक्वल तभी होता जब हर बार उसमें एक जैसा प्रेजेंट हो, एक जैसा ही उसमें एयर हो। बात समझ पा रहे हैं? अब एक बात बताओ, हर बार 1/4 की वैल्यू सेम आए उसके लिए हर बार ये वैल्यू सेम होनी चाहिए कि नहीं? हर बार 1/4 वैल्यू सेम है उसके लिए हर बार 1/4 की वैल्यू सेम होगी, लेकिन हर बार ये अलग अलग हो रही है। अगर हर बार ये अलग अलग हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका जो नंबरों की एक सूची बनेगी, लिस्ट बनेगा, वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं होगा। चलिए हम चेक करते हैं इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया कि सिलेंडर में 64, थोड़ा सा ज़्यादा हो, 4 का मल्टीपल में मानेंगे, है ना, 4 के मल्टीपल में 4 का क्यूब, 4 का 5, कुछ भी इजी करने के लिए इतना लीटर है हमने मान लिया, ठीक है। तो ये बताओ बेटा, अगर उसमें सबसे पहले 64 लीटर है तो अगली बार 1/4 इसमें से निकल जाएगा, 1/4 निकलेगा, यानी कि 64 का 1/4, 1/4, 4 1 जा 4 और 2 बचेगा और 4 6 जा 24, यानी कि 16 लीटर इसमें से माइनस हो जाएगा। आप बताओ, जैसे ही 64 में से 16 लीटर माइनस कर दोगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 48 बचेगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे?
अच्छा लग रहा है, ठीक। इसके बाद फिर से अब जो भी ये बचा हुआ है इसका 1/4 हिस्सा फिर से निकल जा रहा है। भाई खतरनाक सवाल है ये, 1/4 हिस्सा फिर से निकल जा रहा है। अब बताओ 48 का 1/4, 48 का 1/4 देखेंगे तो कितना होगा, 12 है ना, 12। और 48 में से 12 निकल जा रहा है तो कितना बचेगा, 36। कितना बचेगा, 36। कुछ इस तरह से ये सीरीज चलते जाएंगे, कुछ इस तरह से ये सीरीज चलते जाएंगे। अब जो नंबर ऑब्टेन हुआ है बेटा, इसमें जो फर्स्ट नंबर है A1 हम ये कह सकते हैं 64 है, जो सेकेंड नंबर A2 है वो 48 है, और जो थर्ड नंबर A3 है वो 36 है। समझ पा रहे, जो थर्ड नंबर A3 है वो 63 है। तो आप एक बात बताओ, हमने आपको बताया था फॉर AP यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। कहने का मतलब ये है कि AP तभी बनता है जब हर एक में जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम हो, मतलब कि हर एक का, हर दो कंजुगेटिव्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होनी चाहिए। तो दूसरा वाला माइनस पहला वाला, तीसरा वाला माइनस दूसरा वाला, हर एक में डिफरेंस सेम होनी चाहिए। तो आप चेक कर लो, A2 हमारा 48 है, A2 हमारा 48 है, A1 हमारा 64 है। क्या ये इक्वल है A3 माइनस 36 माइनस 48? आप बताओ, जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 16 आएगा। श्योर है? मुझे नहीं लग रहा है ना? 64, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 14 में से 8 चला जाएगा तो 6 आएगा, 8 6 14, और फिर 5 ये बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब यहाँ से देख लो आप, 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 4 में से 3 जाएगा तो 1। आप बताओ यहाँ पे बेटा 36 माइनस 48, ठीक है, माइनस का आएगा, है ना, ये ज़्यादा है ये कम है। तो आप बताओ क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं। अगर ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो नॉट इन AP, नॉट इन AP। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि AP के लिए क्या करना है। जब कभी भी बेटा ध्यान रखिएगा, कोई भी AP तभी बनेगा, कोई भी AP तभी बनेगा जब उनके हर एक टर्म का जो डिफरेंस हो वो सेम हो, यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/4 हिस्सा बार बार माइनस हो रहा है, 1/4 एक डिवीजन का हिस्सा चल रहा है। तो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी एक फिक्स नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता है क्या बनता जाएगा, GP बनेगा, जिसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये आप 11th में पढ़ेंगे। तो हम लोग को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, एक फिक्स नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। वो चीज़ जब करेंगे तब AP बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे, अगर आप हर एक फिक्स नंबर, हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं तो किसी भी दो के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा। आप ऐसे बताइए, आपके पास ही कुछ है और सब में एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं, सब में एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं, तो उसमें जो कुछ भी कहीं से भी दो नंबर्स निकालेंगे, कंजुगेटिव्स दो नंबर, लगातार दो संख्या निकालेंगे तो उनके बीच का अंतर हमेशा सेम होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तीसरा एक बार पढ़िए बेटा, तीसरा पढ़िए, फर्स्ट का थर्ड है, ये फर्स्ट का थर्ड है ना, फर्स्ट का थर्ड है। इसमें ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 15 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। यानी कि ये तो बहुत ईजी समय, हाँ आप देखिए पढ़ के समझिए। कह रहा है कि भाई कोई चीज़ खुदाई करनी है, कोई कुआं है जिसको खुदाई कर रहा है, तो पहले 1 मीटर की जब खुदाई हो रही है तो उस पर कितना रुपया लग रहा है, 150 रुपया लग रहा है। जैसे ही ये 1 मीटर पहले ही खुद रहा है, जैसे ही जो भी खुदाई हो रही है, पहले की जो उसकी खुदाई है, फर्स्ट टाइम जो वो खुदाई कर रहा है वो 150 रुपया। उसके बाद जैसे जैसे 1-1 मीटर वो खुदाई करता जा रहा है, जैसे जैसे 1-1 मीटर खुदाई करेगा वैसे वैसे उसको 50-50 रुपया और देते जाएंगे। यानी कि अगर वो 150 मीटर पहले खुदाई किया, पहले कितना भी किया है ना, फर्स्ट टाइम उसको 150 दिए, 1 मीटर अगर वो और करता है तो आप 150 नहीं देंगे, आप कितना देंगे उसको, 200 रुपये देंगे। फिर अगर 1 मीटर और खुदाई करता है तो 50 और ऐड करके देंगे। वजह क्या है बेटा, गड्ढा होता जा रहा है ना, तो नीचे जब जाते जाएंगे तो मेहनत बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से उसके पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ऐसे समझो कि मेरी सैलरी है, अगर हर साल
कुछ रुपए से बढ़ रहा है। तो अगर इस साल मेरी सैलरी 50,000 है और अगले साल फिर से बढ़ती है 10,000 से, तो 60,000 हो जाएगी, फिर से 10,000 से बढ़ेगी तो वो 70,000 हो जाएगी। तो ये नहीं है कि सिर्फ 10,000 मिलेंगे, जो उसके बढ़ने के साथ मिलेगा। यानी कि पहली खुदाई पे उसको 150 रुपये मिल रहा है, तो अगली खुदाई पे उसे 50 रुपये बढ़ाकर 200 मिलेगा, फिर अगली खुदाई पे 250 रुपये मिलेगा, फिर अगली खुदाई पे 300 रुपया। यानी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो ये पैसे उसको मिलते जाएंगे। आप जो सोचो एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है या नहीं है उसके लिए सीधे कॉमन डिफरेंस डी बराबर होता है A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 के। बस यही चेक कर लेना है। अगर हम बात करें तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 कितना है 200 और A1 कितना है 150। चेक कर लेते हैं A3 कितना है 250 और A2 है 200। आप बताओ यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, मतलब ये क्या है AP में है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और ऐसा है थर्ड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। फोर्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार इसको रीड करिए अच्छे से। एपी में कहीं से कुछ छूटेगा नहीं बेटा, अगर आप एक बार अच्छे से वीडियो देखो ना। और थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, कि अगर आप देख रहे हैं समझ रहे हैं तो इसको शेयर भी करिए। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी जानने वाले कुछ बच्चे होंगे, है ना। मैं अगर यहाँ से आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो बस इसीलिए कि आप शेयर करिए थोड़ा सा, है ना। जब आप शेयर करेंगे तो कुछ बच्चों तक पहुँचेगा जिससे वो भी पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, देखिए द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर कमा व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो जो बच्चे को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता होगा वो ये सवाल नहीं बना पाएगा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं जान पाएंगे तो ये सवाल नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम बात करें पहले इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट वो पैसा होता है जब आप बैंक में मान लो 100 रुपये जमा करते हो, और बैंक ये कहती है कि साल भर के बाद आइए और 110 रुपया लेके जाइए। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा बना है 10 रुपया, यही क्या है हमारा इंटरेस्ट है। अगर आप किसी को 100 रुपये उधार देते हैं और वो कहता है कि 1 साल बाद हमसे ले लेना, और 1 साल बाद अगर वो आपको 100 की जगह 110 देता है, तो ये जो 10 रुपया है वो आपका क्या है इंटरेस्ट है। अब ऐसे मत सोचना कि सर अगर हमने किसी को 100 रुपये दिया और वो देवे ही ना करे तो वो आप समझ लो कि आपने क्या किया, उसको दान कर दिया। अगर वो दे नहीं रहा है तो उसको समझ लो कि आपने दान कर दिया, और दान भी एक अच्छी चीज़ है ना। अगर कुछ रुपया बढ़ा के दे रहा है तो जितना बढ़ा के दे रहा है वही इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट जो है, एक्स्ट्रा जो पैसा है, इसी को 2 टाइप में बांटा गया है। एक का नाम दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या नाम है इसका? कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं बेटा? जब अब फिर से वापस आइए यहाँ पे 100 से 110 हुआ है, तो ये बताओ ये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा बना हुआ है, 100 तो उसको मिला प्रिंसिपल जो पैसा दिया था, प्लस 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला है तो 100 का 10% करने से आएगा। समझिएगा, बैंक ऐसे ही डिसाइड नहीं करती है कि आप इतना दीजिए तो हम इतना देंगे। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसा देगा। तो बैंक ने ये बोला कि मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा, तो आपने 100 रुपये जमा किया तो उसका 10% कितना होगा बेटा? 100 रुपये का 10%, 10 रुपीज होगा। तो आपने क्या किया? 10 रुपीज आपने पाया, तो बैंक ने आपको 10% का इंटरेस्ट दिया है। अब जरा सोचो, अगर ये 110 रुपये आप 1 साल के बाद नहीं निकालते, ये पर एनम की बात हो गई कि हर साल हम आपको 10% का ब्याज देंगे, और अगर आप बैंक से ये 10% पैसा मतलब कि 110 रुपये नहीं निकाले होते, तो जैसे आपने 100 रुपये जमा किया था, 110 बना, 110 1 साल के बाद रहा। ठीक है, समझिएगा। अब अगले साल भी आपने छोड़ दिया, ये तो 1 साल की बात थी, अगले साल भी आपने बैंक में ही पैसे रहने दिए, तो बैंक में पैसे रहने दिए तो अगले साल भी जो आपने पैसा जमा किया था सिर्फ उसी पर अगर ब्याज देगा तो 10 रुपये और ब्याज होगा, और आपके अकाउंट में कितना रुपये हो जाएगा? 120 रुपये होगा। समझ पा रहे? आपने ये दोबारा नहीं जमा किया है, ये वही वाला पैसा है जो आपने फर्स्ट टाइम जमा किया था, लेकिन दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके जमा की गई धनराशि पे ही मिलेगा। तो अगले साल भी आपको इसका 10% यानी 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, तो 110 तो हुआ ही था।
10 रुपये और ऐड के कितना हो जाएगा 120। तो जब आपका इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पे काम करे, केवल प्रिंसिपल पे काम करे, हर साल प्रिंसिपल पे काम करे, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। अगर आपने 120 रुपये भी छोड़ दिया ना तो फिर से 130 ही बनेगा, तीसरे साल के बाद 10 ही रुपये इंटरेस्ट बनेगा जो आपने जमा किया था। आपके अकाउंट में नो डाउट ये पैसा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो इस पर ब्याज नहीं दे रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट पे काम करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में किस पे काम करता है, अमाउंट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट है वो अमाउंट पे। जैसे क्या हुआ कि आपने 100 रुपये जमा तो किया था, 110 बन गया था। अब जो है ग्राहक को कह रहा नहीं भैया हमारे अकाउंट में 110 है, या तो निकाल के दे दो हमको, भाई 110 दो दे दो। तो जैसे तुमने 110 निकाल के फिर से जमा कर दो 110, तो जैसे ही 110 जमा करोगे बेटा तो अब इस पे 10% का इंटरेस्ट बनेगा, और इस पे 10% का इंटरेस्ट बनेगा तो 110 तो हो गई, 11 रुपये इंटरेस्ट बन गया, यानी अब टोटल 121 हो गया। पहले 120 था, अब 121 हो गया। दूसरे साल जैसे ही होगा ना इसको निकाल लेना, जैसे ही निकाल लोगे और फिर एक तरफ से निकालना और एक तरफ जाके जमा कर दो। तो अब बताओ 121 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट बनेगा तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हर बार अमाउंट पे अप्लाई होता है। तो जब आपका पैसा जमा हो तो उनसे कहिए कि भैया हमारा जो 10% इंटरेस्ट लगाना वो अमाउंट पे लगाना, एसआई पे मत करना, मतलब प्रिंसिपल पे मत करना, और ना करे तो हर साल निकाल के जमा करते रहना, और क्या करोगे। खैर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक बार फिर से रीड करते हैं, उसको। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने बड़े हो समझ में आना चाहिए। इसमें बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8% का है, 8% का है। तो आप एक बात बताओ बेटा, अगर आपने पहली बार 10,000 रुपये जमा किया, 10,000 है 1 लाख है, 4 ही जीरो है, 10,000 रुपये आपने जमा किया तो इसका 8% इंटरेस्ट होगा, 8% इंटरेस्ट। तो 8% इंटरेस्ट अगर आपकी होती है तो वो 8% इंटरेस्ट कितना होगा, 800 रुपये होगा, और 800 रुपये इसमें ऐड करके लेंगे तो 10,800 रुपये आपको मिलेगा पहले साल। क्लियर हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खास बात है कि अब आपने पैसा नहीं निकाला है तो 10,800 पे फिर से 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10,800 पे नहीं, सिर्फ 10,000 पे ही 8% का इंटरेस्ट बनता, लेकिन अब 10,800 पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,800 का 8% इंटरेस्ट कितना होगा, 864। तो इसमें जब हम 8% का अगेन इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो 10,800 में हमें क्या ऐड कर देना है, 864, 4,6,6,1,1,1,1,6,6,4। आप खुद सोचो बेटा, यहाँ पे आपने कितना ऐड किया था, 800, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 864। तो क्या अगले टर्म में यहाँ पे समझिएगा शॉर्ट ट्रिक से, क्या यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में जो हमने 800 ऐड किया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 800 ऐड किया नहीं। अगर सेम एडिशन नहीं है तो हम कहेंगे ये कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही यहाँ पे एक बार अगर हम कहें कॉमन डिफरेंस कहें तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो इनका डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट AP, सो दिस इज नॉट AP। अब आप समझ भी गए होंगे कि ये AP की महत्व क्या है, कैसे रियल लाइफ में कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिससे हम लोग AP बना सकते हैं, और AP का इंपॉर्टेंस और भी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्व बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है जब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि आप आगे के 4 या 5 टर्म लिखिए, है ना। देखिएगा, समझिएगा। इसमें बोला गया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP हु इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। इनमें जो पहला है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। आप मेरी बात समझिएगा कि अगर फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 10 भी है, वो भी कॉमन डिफरेंस 10 है, तो आप बताइए जो AP बनेगा, AP याद करिए हमने बताया था कि इसका जो जनरल फॉर्म होता है, पहला टर्म अगर A है तो अगला A + D होता है, फिर A + 2D होता है। समझ पा रही है,
ये इसी तरह से सीरीज चलती है, इसी को तो बोलते हैं जनरल फॉर्म, यानी कि व्यापक रूप। तो यहाँ पे AP बनानी है, तो पहला टर्म तो हमें पता ही है, फर्स्ट टर्म क्या है A, यानी कि 10। अब कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करके बनता है, तो 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 30, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो 40। बस इतना ही करना था और ये हमारे क्वेश्चन का जवाब है। क्लियर? तो आप इसको बना सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन है, इसमें मैं लास्ट वाला बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन इसी का देख लीजिए, ईजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.25, और ये वो बच्चों को दिक्कत हो सकती है जिनको प्लस माइनस और डेसिमल की ज्ञान नहीं है। अगर आपके पास डेसिमल और जोड़ घटाव का ज्ञान अच्छे से, तो हमें नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस की बात है 2.5, कॉमन डिफरेंस कितना है 0.25 है, 0.25 है, वो भी माइनस का है। समझ पा रही है? तो कुछ नहीं करना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। AP बनाने के लिए जो पहला टर्म है उसको ऐसे लिखिए 1.25 माइनस का। अगले वाले में क्या करना है, कि -1.25 में हमें ऐड कर देना है माइनस का 0.25। लॉजिक वही है, हमें कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ भी अलग से नहीं करना है। देखिए पहला जो दे रखा है 1.25, ये तो रहेगा ही। दूसरे में क्या करना है कि जो पहला वाला टर्म है माइनस का 1.25, उसी में ऐड कर देना है। किसको ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस को। और कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस का 0.25। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये हमारा जो दूसरा वाला टर्म होगा A2, उसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 1.25 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। और जब माइनस माइनस होता है बेटा तो जुड़ जाता है, माइनस माइनस होगा तो जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.25, 0.25, 0.25, 0.25, ये हो जाएगा 0.50, है ना। 25, 25, 50, और ये 1 तो रहेगा ही और निगेटिव में ही रहेगा। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत? समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर अगले टर्म में चलना है, अगले टर्म पे चलना है, A3 पे चलना है, तो A3 के लिए हम क्या करेंगे, जो A2 आया है -1.50, इसमें ऐड कर देंगे किसको? -0.25 को। अगेन वही कहानी, -1.50। जो टफ है बेटा बस उसी को करा रहा हूँ मैं, है ना। जो टफ तो वैसे एक भी नहीं है, लेकिन क्या करें, आपको ऐसा लगता है कि सर बता दो तो बता दे रहे हैं, -1.75। अगले वाले पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, बहुत ईजी सा है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। थर्ड में कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब AP तो दिया हुआ है, अब इसमें हमें बताना है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। आप बताओ कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे लिखा जाता है। कोई भी अगर AP होगा, कोई भी समांतर श्रेणी होगी, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो उसका जो पहला टर्म है वही फर्स्ट टर्म है, पहला जो नंबर है वही फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मैं इसमें का थर्ड का पहला लेता हूँ, है ना। थर्ड का पहला लेता हूँ, क्या बोला गया है 3 1 -1 3 1 -1 -3, कुछ इस तरह से चल रहा है। तो ये देखो क्या है, इसमें चेक नहीं करना है कि ये AP है या नहीं है, ये ऑलरेडी AP दिया हुआ है, हमें इसमें कुछ बातें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पहला टर्म इसका 3 हो तो कोई दिक्कत। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरे टर्म माइनस पहला टर्म, इसको A1 कर लेते हैं। तो दूसरा टर्म कितना है 1 और पहला टर्म कितना है 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इतनी बातें समझ में आए, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें, ईजी चीज़ें हैं, है ना। इसमें एक फ्रैक्शन का है वो हम आपको बता ही दे रहे हैं। तीसरा सवाल इसी का, थर्ड नंबर, भाई AP दे रखा है, क्या दे रखा है 1/3 5/3, शायद यही है, देख लीजिएगा एक बार, 9/3, ये तो और भी ईजी है। ऐसे है तो आप बताइए इसका पहला टर्म फर्स्ट टर्म 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तो दूसरा टर्म कितना है 5/3 माइनस पहला टर्म 1/3, नीचे सेम है तो 4/3, 5 में से एक जाएगा तो 4 है। ये ईजी से है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चौथे पे आइए। चौथा में देखिए इतना सारा क्वेश्चन दे रखा है, चौथे में बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इसमें जो टफ हैं या जो अच्छे हैं वो मैं आपको कराए दे रहा हूँ, बाकी तो कभी कराऊंगा मैं बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग AP। अब इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा AP है, इनमें कौन सा AP
है, ये आपको बताना है। ये कह नहीं रहा है कि एपी है, आपको चेक करना है कि वो एपी है या फिर नहीं है। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आना भी चाहिए। इतने मेहनत से हम लोग पढ़ा रहे हैं आपके लिए कि आप अगर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और अगर इसे अच्छे से पढ़ते हो तो पूरा यकीन है कि मैथमेटिक्स में आपके 90% से कम की कोई बात ही नहीं होगी, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे बेटा तो, है ना। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। अब सबसे पहले इसमें हम पहला ही उठा लेते हैं, 4 का पहला उठाते हैं। कितना बढ़िया सवाल है ये। आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। पहला ही मैं उठा लेता हूँ, 2, 4, 8 और 16। और अगर ये एपी में होगा, अगर ये एपी में होगा तो आगे के और भी टर्म लिखने हैं। तो सबसे पहले फॉर चेक कर लेते हैं, फॉर एपी। ध्यान रखिएगा मैंने कितनी बार बताया एपी के लिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल होना चाहिए था थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो सेकेंड है 4, फर्स्ट है 2, ये थर्ड है 8 और सेकेंड है 4। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 8 में से 4 जाएगा तो 4। ये इक्वल नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। कहानी खत्म, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो हम आगे भी बात नहीं करेंगे। अब आते हैं लास्ट वाले पे, सीधे लास्ट वाले पे। बीच में मुझे नहीं लगता कि कोई भी टपका है, कुछ हैं उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, एक इसमें देखिए बेटा 7 नंबर पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 7 नंबर पे 1/2 1/2 1/2। बेटा इसमें 0 0 0 0 ऐड हो रहा है। अगर 0 ऐड हो रहा है तो भी ये एपी में, तो 1/2 1/2 1/2 माइनस क्या नहीं, ये एपी में है। और आगे भी 4 एपी में ही होंगे, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है पहला 3 है। मैंने तो ये एग्जाम्पल में करा रखे हैं, 3 + √2। जो पहला वीडियो है ना उसमें मैंने इसको करा रखा है, एग्जाम्पल में करा रखा है कि ये इस टाइप के भी एपी हो सकते हैं, आप समझिएगा वहाँ पे भी, है ना। तो 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2 ऐसे कुछ चल के काम हो रहा है। तो ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा और चौथा हमें चेक करना है एपी में है कि नहीं। फॉर एपी A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। तो A2 हमारा है 3 + √2 - 3 इज इक्वल टू A3 कितना है 1 2 3। A3 है 3 + 2 √2 माइनस A2 है 3 + √2। तो 3 से 3 कैंसिल, √2, 3 से 3 कैंसिल। अच्छा 2 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो √2, मतलब एपी है, कहानी खत्म, है ना। और अगर एपी है बेटा तो ये जो आ रहा है यही क्या है, कॉमन डिफरेंस। यही क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी इसी को ऐड करके हमें आगे ये और भी सीरीज बनानी है। तो अगला टर्म लिखना होगा तो इसमें और 1 √2 ऐड करेंगे तो 3 + 4 √2 3 + 5 √2 3 + 6 √2। ये इजी से सवाल है। 5वां भी हो गया। इसमें एक लास्ट से करते हैं, लास्ट में कुछ अच्छे होते हैं। लास्ट वाला देखिए, ये कौन सा नंबर का है, 15 नंबर का है, 15 नंबर का है। 15 नंबर पे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, बोला गया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब। क्या मुझे नहीं लग रहा है कि एपी में होगा, है ना। आपको भी लग रहा होगा कि एपी में नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 49 और 3 4 3। आप बताओ बेटा यहाँ का डिफरेंस 24 है, तो क्या यहाँ का डिफरेंस 24 है? नहीं है, 24 यहाँ पे नहीं है, शायद है, शायद है, शायद है। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 24 नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। जल्दीबाजी में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी है, यानी कि पहले इन दोनों में है। तो आप आगे भी थोड़ा चेक करिएगा, ये नहीं कि पहला दोनों है तो बस तीसरा वाला भी होगा, नहीं, आपको थोड़ा सा और आगे भी देखना होगा, है ना। अगर ये टर्म ना होता, अगर ये टर्म ना होता तो ये एपी में होते, अगर ये टर्म ना होता तो ये शायद एपी में होते, बिल्कुल एपी में होता। और इसके आगे वाला जो टर्म आता वो 7, ये 24 ऐड करके आता, समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें 7 की पावर 3 दे के काम गड़बड़ कर दिया और ये एपी में नहीं है। एक और कोई देख लेते हैं, एक और कोई देख लेते हैं। मैं आपको कौन सा बता दूं, मैं आपको बता दे रहा हूँ 12 नंबर पे, 12 नंबर बता दे रहा हूँ। 12 नंबर देख लीजिए। हर एक क्वेश्चन यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं, आप इंटेलिजेंट हो यार, है ना। 12 नंबर पे देखिए, √2, √8। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सब बन जाएगा। जब उसको मैं देता हूँ ना
जिनको ओवर कॉन्फिडेंस रहता है उनको जब मैं ये क्वेश्चंस देता हूँ ना तो उनको लगता है अरे ये क्या हो गया, ये तो सर अलग से सवाल आ गया। तो बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पढ़ना है आपको, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि बिना बनाए कह दो कि नहीं हम तो कर लेंगे, मेरे से तो हो जाएगा, नहीं मुझे बनाने की जरूरत नहीं। ये सब मत किया करो, आप बनाओ, जब बन जाए तब कॉन्फिडेंस में बैठो कि ये मैं बना लूँगा। अगर आप एक बार बना चुके रहेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना बनाए अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में घूमेंगे कि नहीं ये तो मेरे से बन जाएगा, तो फिर ये गलत है, फिर ये गलत है। आप एक बार बनाइएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो आप बताओ बेटा, इसको अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको √2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 2√2 लिख सकते हैं। 9 दूना 18 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 16 दूना 32 4 चौका 16√2 लिख सकते हैं, है ना। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। इसको क्या लिखते हैं, 4 × 2, 4 और 2 जा 8, तो जो 4 है बेटा वो 2 की तरफ बाहर आ जाएगा। 4 2 का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा, ठीक। वैसे समझिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, 9 दूना 18, 9 दूना 18 में 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो अगर वो 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर आ जाएगा, यानी कि 3√2। ऐसे ही 32, 16 दूना 32, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4√2। अब इसमें हमें चेक करना है फॉर एपी। अब बताइए सेकेंड टर्म 2√2 माइनस फर्स्ट टर्म √2 इक्वल है कि नहीं, थर्ड टर्म 3√2 माइनस 2√2 के। 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो एक ही √2 बचेगा, और 3√2 में से 2√2 चला जाएगा तो एक और √2 बचेगा। इसका मतलब ये एपी में है, समझ पा रहे हैं, ये एपी में है। अब एक बात बताओ, कॉमन डिफरेंस तो यही हो गई, कॉमन डिफरेंस यही हो गया। अब 1 2 3 4 दे रखे हैं, यानी कि 4√2 दे रखा है। पांचवा टर्म की अगर हम बात करें, पांचवा टर्म की, तो चौथा 4√2 है ना, उसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, √2 ऐड करना पड़ेगा। √2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। भाई 4√2 और 1√2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5√2, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 × 2 कितना होगा, 50, यानी कि अगला जो टर्म होगा यहाँ पे √50। इस तरह से आपको कुछ लिखना है। जब मैं बात करूँगा A6 की, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जिनकी दिक्कत होती है। अब ये 5√2, अगर ये जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना, उसको भी दे दो तो फिर उसकी थोड़ा सा बैंड बच जाएगी कि अरे मैं ये तो एपी बहुत ईजी था, फिर ये कहाँ से आ गया। इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर उसमें जोड़ रहे हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है ये, लेकिन वही है, आप बनाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में बैठो, है ना, बनाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में बैठो, पहले ही मत बैठ जाओ। पहले ही बैठ जाओगे तो बेटा दिक्कत होगी। 6√2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, यानी कि जो अगला वाला होगा वो √72 दे देंगे। आगे के नेक्स्ट और 2 बनाने के लिए आप खुद से बनाइएगा। मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा इसमें कोई टफ सवाल था। कुछ बच्चे इसमें देखो कितनी बड़ी गलतियाँ करते हैं, अगले वाले में 12 के बाद जो 13 है उसमें भी, हाँ मेरे क्लास में करते हैं बच्चे, और वो बच्चे करते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी समझते हैं। अब देखिए √3 के बाद है 6 9, 6 9, पता है क्या कहते हैं, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, सर ये एपी में। अरे भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाले हैं। फॉर एपी कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम होना चाहिए। A2 - A1 = A3 - A2। चेक करते हैं, A2 कितना है, √6, और A1 कितना है, √3, फिर √9 - √6। बेटा एक बात बताओ, √6 की जो वैल्यू होती है, √6 की जो वैल्यू होती है, अगर मैं आपको और सिंपल वे में इसको बताने की कोशिश करूं तो ये बताइए, अगर कोई नंबर इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होना चाहिए। अगर कोई नंबर इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इनको स्क्वायर करता हूं तो A का स्क्वायर A² प्लस B² माइनस 2A भी होना चाहिए। 6 × 3 18, दूसरी तरफ 9 प्लस 6 माइनस 2 टाइम्स 9 × 6 = 54। आप एक बात बताओ, 6 और 3 9 माइनस 2 √18, 9 दूना 18, और 9 6 15 माइनस 2, और 18 3 54। 18 को लिख सकते हैं 9 दूना 18 3 54, ठीक है।
समझ पा रहे हैं। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे 9 में से हम माइनस कर रहे हैं 4 रूट सॉरी ये 9 जो है वो 3 2 या 6 रूट 2, और यहाँ 15 में से माइनस कर रहे हैं 6 रूट 6। आप एक बात बताओ, यहाँ 9 में से माइनस हो रहा है, यहाँ पे 15 में से माइनस हो रहा है, लगभग सेम वैल्यू है, ये लगभग सेम है, ये वाला ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये कभी भी दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इतने का अंतर नहीं हो सकता है, इसलिए ये एपी में नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आप यहाँ डायरेक्ट समझिए। बस ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बच्चे बैठे रहते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। रूट 6 की वैल्यू 2 पॉइंट कुछ होता है, 2 पॉइंट मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ये 1.7, ये 3 माइनस और रूट 6 2.6। बताओ यहाँ से और यहाँ से क्या ये डिफरेंस है? में नहीं, यानी कि ये कहीं से भी एपी में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्ट इस तरह की गलतियाँ नहीं करिएगा, समझिएगा उसको, तब बनाइएगा वो एपी में है या फिर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, अब तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें अब और क्वेश्चन नहीं है, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। समझ पा रही हैं? तो इतने अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए और इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू कि आपने अच्छे से पढ़ा। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए, थैंक यू।